मैंने आपको 18 चैप्टर का कितना बड़ा पीडीएफ भेजा, बिकॉज आई थिंक मैंने लास्ट के पेजेस भी स्किप किए। ये टोटल 10 पेजेस का है, यानी पेज नंबर 351। 350। हाँ सर, उसके बाद तो नहीं है। हाँ। मतलब कंप्लीट चैप्टर। हाँ। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। अपन ने कल यहाँ से शुरुआत करी थी, नेशनल इनकम और वो सब ठीक है, अपन ने रिवाइज किया था। उसके बाद कल यस अपन ने सर। यहाँ से शुरुआत करी थी जहाँ पे अपन ने देखा था कि एक इकोनॉमी में, कोई भी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं बेसिकली: हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और हाँ। फॉरेन सेक्टर। सब एक दूसरे से हाँ। इंटरडिपेंडेंट होते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर हाँ। आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड लेबर कैपिटल। ये लोग अपनी लार्ज पार्ट ऑफ इनकम स्पेंड करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, फॉर हाँ। कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस सेक्टर जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके आउटपुट जनरेट करते हैं, और यही आउटपुट आइदर हाउस होल्ड सेक्टर को बेचते हैं और गवर्नमेंट को इन द फॉर्म ऑफ एमएसपी, मिनिमम सेलिंग प्राइस। गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स ऑन हाउस होल्ड सेक्टर एंड बिजनेस सेक्टर फॉर देयर इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। जो भी हाउस होल्ड सेक्टर या बिजनेस सेक्टर टैक्सेस, मतलब टैक्सेस पे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट टैक्स लाइक इनकम टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स लाइक जीएसटी। गवर्नमेंट उन टैक्स को कलेक्ट करके या तो अपने ऑफिशियल्स को सैलरी पे करेगी, या फिर कंज्यूमर वेलफेयर के लिए या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उसको स्पेंड करेगी। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन, इंडिया के अलावा, मतलब इन तीनों के अलावा जो भी बचा हुआ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बेसिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आता है। जो बिजनेस सेक्टर जो भी करंट जो भी प्रोडक्शन करता है, उसको अगर कोई कंट्री में बेचता है तो वो एक्सपोर्ट माना जाएगा, और वहां से जो उसको इनकम जनरेट होगी, भले जो भी फॉरेन करेंसी में जनरेट होगी, बट इनकम तो उसकी काउंट होगी, क्योंकि भले वो फॉरेन से इनकम है लेकिन है तो उसकी इनकम, क्योंकि उसने गुड्स बेच के इनकम कमाई है, तो नेशनल इनकम का पार्ट बनती है वो। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी एक सेक्टर एक सेक्टर होता है। वैसे एक इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को एक्सप्लेन करने के लिए सिंपलर वे, इन्होंने तीन अलग अलग क्राइटेरिया सेट किए हैं। बेसिकली अजम्पशंस है, हाइपोथेटिकल अजम्पशंस है। पहला है 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल। जो 2 सेक्टर मॉडल है उसमें ये अज्यूम करते हैं कि सिर्फ 2 सेक्टर्स होते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर। इसके अलावा कोई तीसरा सेक्टर नहीं होता है। अब जब ये 2 सेक्टर मॉडल एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये 2 सेक्टर मॉडल में एक बार अजम्पशन ये लेते हैं कि 2 सेक्टर मॉडल जो हो रहा है, जो 2 सेक्टर मॉडल है उसमें कोई सेविंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक हाउस होल्ड है, एक अपन एग्जांपल से लेते हैं, आप हाउस होल्ड सेक्टर में हैं, बिजनेस सेक्टर में, बिजनेस में आउटपुट जनरेट करता हूँ, आप ओनर्स ऑफ लैंड एंड कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल। कोई सेविंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, मैं जितना भी कमाऊंगा, बीइंग एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी या बीइंग लेबर में जितना भी कमाऊंगा, बीइंग ओनर ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेंट में जितना भी कमाऊंगा, मैं पूरा का पूरा स्पेंड करूंगा फॉर कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और आप जो भी इनकम कमाओगे, वो आप इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट वगैरह पे करोगे, या फिर आउटपुट जनरेट करने में उसको यूज करोगे। ये विदाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट है। पापा को भेजा वो नींबू का जो लेके आया था, भेजता हूँ। तो विदाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट वो माना जाएगा कि, मतलब इस सेक्टर में माना जाएगा कि विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो भी एक हाउस होल्ड सेक्टर वाले जो भी इनकम जनरेट कर रहे हैं, दे स्पेंड ऑन कंजम्पशन। या फिर जो भी इनकम कमा रहे हैं बिजनेस सेक्टर वाले, दे स्पेंड ऑन आइदर प्रोडक्शन और इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज, मतलब इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट टू फैक्टर सर्विसेज। हम्म। तो सर्कुलर फ्लो कंटिन्यूसली चलेगा। ये लोग कमाएंगे, ये स्पेंड करेंगे, इनके लिए इनकम बनेगी, ये इनकम जनरेट करके उसको स्पेंड करेंगे इन द फॉर्म ऑफ, जो मैंने बताया, फैक्टर सर्विसेज, रेंट का पेमेंट, लेबर को पेमेंट, या फिर प्रोडक्शन, करंट आउटपुट को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए स्पेंड करेंगे। तो ये कंटिन्यूसली साइकिल चलती जाएगी। आउटपुट बनेगा, या आउटपुट ये खरीदेंगे हाउस होल्ड सेक्टर वाले, फिर वही होगा, पूरा ये हाँ। प्रोसेस चलेगी। ये था विदाउट ये था विदाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। एक अब दूसरा assumption है कि विद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। अगर विद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट देखें तो इसमें एक तीसरा कंपोनेंट आ जाता है, कैपिटल मार्केट। बेसिकली अगर हम माने कि
जैसे फॉर एग्जांपल हम हाउस होल्ड सेक्टर वाले, कुछ पोर्शन ऑफ इनकम सेव करते हैं। हम जो भी हाँ, कमाते हैं कुछ पोर्शन ऑफ इनकम सेव करते हैं। मैंने बताया था, इसको कॉमन लैंग्वेज में इसको ब्लैक मनी बोलते हैं। black money, हाँ हम जो भी, और ब्लैक मनी जो होता है एक तरह से उसको लीकेज बोला जाता है, क्योंकि हाँ, जो एक इकोनॉमी में मनी फ्लो होना चाहिए, उसमें से वो नहीं होता। आपने फ्लो में से थोड़ा सा अमाउंट बाहर कर दिया, सेट असाइड कर दिया। अगर जैसे हाँ, अगर मैं बोलूं, तो एक नदी में से अगर मैं एक बाल्टी पानी साइड करके रख दूंगा, तो जो, अब ऑब्वियसली नदी तो एक मतलब, इट्स लाइक, नदी में तो पानी रुकता ही नहीं है कभी। हाँ, अगर नदी में बहुत से मैं बाल्टी साइड एक करके रख बाल्टी दूंगा, से कुछ फर्क नहीं होगा। हाँ, तो वैसे ही अगर मैं कुछ जो इकोनॉमी में मनी फ्लो चल रहा है उसमें से कुछ पोर्शन सेविंग्स के हिसाब से फॉर फ्यूचर अनसर्टनिटीज में सेव करके रख रहा हूँ, तो दैट इज इन कॉमन लैंग्वेज कंसिडर्ड एज ब्लैक मनी, बट इकोनॉमिक्स में हम उसको लीकेज बोलेंगे, लीकेज ऑफ एक्सपेंडिचर। क्योंकि मैं उसको स्पेंड नहीं, अभी अभी करंटली मैं उसको स्पेंड नहीं करूंगा, मैं उसको फ्यूचर में शायद स्पेंड करूं, अभी इसमें उसको स्पेंड नहीं करूंगा। तो ये कंजम्पशन होता है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इज लाइक, जो हम कैपिटल गुड्स पे खर्चा करते हैं, बेसिकली बिजनेस सेक्टर हाँ, वाले जो कैपिटल गुड्स पे खर्चा करते हैं जिससे उनका प्रोडक्शन बढ़े। इन्वेस्टमेंट, ये लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर ऑन प्रोड्यूसर गुड्स विच हेल्प इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स इन द प्रोडक्शन। कैपिटल गुड्स पे ऐसा खर्चा करना जिससे उनका करंट आउटपुट बढ़ जाए। जैसे प्लांट एंड मशीनरी पे अगर मैं खर्चा करूंगा ताकि मेरे प्लांट की कैपेसिटी बढ़ जाए। अब जैसे कोई प्लांट होते हैं हाँ, जिसकी कैपेसिटी होती है फॉर एग्जांपल फॉर प्रोड्यूसिंग 70,000 यूनिट्स। अब मेरे पास ऑप्शन है, या तो नई मशीन खरीदूं जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख यूनिट है, या फिर इसी मशीन में कुछ चेंजेस के बाद मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स हो सकती है। तो वो मेरे ऊपर हाँ, ऑप्शन है, मैं डिसीजन मेकिंग अपना दिमाग लगा के जो कॉस्ट अकाउंटिंग के बेसिक्स हैं वो सब लगा के मैं अकॉर्डिंगली डिसीजन लूंगा कि मेरे को क्या करना है। अल्टीमेटली जो भी करूंगा मैं, वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होगा। अब ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जनरली सेक्टर करते हैं बिजनेस सेक्टर वाले करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्रिएट्स इनकम फॉर द फर्म दैट प्रोड्यूस कैपिटल गुड्स। मैं बिजनेस सेक्टर हूँ, मैं अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करता हूँ तो ये कैपिटल जो बिजनेस सेक्टर है, जो फर्म कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करती है, ये उनके लिए इनकम बन जाएगी। मेरे लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, उनके लिए इनकम है, कैपिटल गुड्स जो प्रोड्यूस करते हैं उनके लिए। तो ये इसको बोलते हैं इंजेक्शन ऑफ मनी। एक तरह से मैंने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया, मनी इंजेक्ट किया सिस्टम में। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसे कर सकता हूँ, वो आगे लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किस तरह हो सकता है। लेकिन अगर मैंने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया है तो एक तरह से मैंने मनी इंजेक्ट किया है सिस्टम में। सेविंग्स इज लीकेज, बट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंजेक्शन ऑफ मनी। ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कैसे हो सकता है? एक तो इन द फॉर्म ऑफ जो हाउस होल्ड सेक्टर सेव करता है, अपने बैंक, मान लो फॉर एग्जांपल बैंक्स में सेव करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में उनके जो अकाउंट्स है उसमें सेव करता है। तो ये सेविंग्स को यूज करके, ये जो सेविंग्स है, इसी को ही बोरोइंग के फॉर्म में बिजनेस सेक्टर ले जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग, और उसी से वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, और फिर लोन रीपे करते हैं, और वो पैसा वापस हमारे पास आता है इंटरेस्ट के साथ, और वो भी इंटरेस्ट के साथ पे करते हैं लोन बैंक्स को। तो बेसिकली वो हमारे पैसा यूज कर रहे हैं। या फिर अगर एक तो ये ऑप्शन होता है, दूसरा ऑप्शन ये होता है कि अगर वो बैंक्स के थ्रू नहीं जाना चाहते हैं, वो प्राइवेट इक्विटी के थ्रू जाना चाहते हैं, पब्लिक इशू करना चाहते हैं, तो पब्लिक इशू में भी हमारी सेविंग्स ही जाएगी। हमने जो सेव करके रखे हैं वही पैसा हम उनको देंगे। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है बेसिकली इंजेक्शन ऑफ मनी। तो इंजेक्शन ऑफ मनी कहाँ से हो रहा है? वो यहाँ तो बैंक, हमारा ही पैसा बैंक्स के थ्रू यूज हो रहा है, या फिर इक्विटी के थ्रू हमारा पैसा यूज हो रहा है। तो बेसिकली इट्स अ गेम बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर जो है सेवर्स का ही पैसा यूज कर रहे हैं, या फिर लेंडर्स बोल हाँ, सकते हैं हम। ये लिखा हुआ है, वॉट एवर इज सेव्ड बाय द हाउस होल्ड इज डिपॉजिटेड विद द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। डिपॉजिट करते हैं, वो पैसा डिपॉजिट होके उधर यूज होता है। वो इधर लोन को इंटरेस्ट के साथ रीपे करते हैं, और वो हमको सेविंग जैसे हमारा कोई अकाउंट है तो हमको इंटरेस्ट के साथ हमको पे करते हैं। अब इसमें बैंक की मार्जिन भी होती है ऑब्वियसली। अगर जिस फॉर एग्जांपल कोई लोन है जो 11% इंटरेस्ट पे, मतलब लोन्स जो होते हैं उनके इंटरेस्ट रेट 7% से ऊपर ही होते हैं। कोई भी लोन हो चाहे उसका इंटरेस्ट रेट 7% से ऊपर ही होता है। और अगर अपन बैंक्स में सेव करते हैं
अगर अपन बैंक्स में सेव करते हैं, अपन मान लो कि एफडी में भी सेव करें, सेविंग्स अकाउंट में तो बहुत कम इंटरेस्ट होता है, लेकिन अगर हम एफडी के फॉर्म में इन्वेस्ट करते हैं, एफडी में भी मैक्सिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6.5% होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। 6.5%, 7% भी कोई बैंक देती हो कि नहीं देती हो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन 6.5% इज द मैक्सिमम रेट, और लोन का मिनिमम रेट 7% है। तो ये जो भी डिफरेंस है ये बैंक की इनकम होती है। मतलब फिक्स डिपॉजिट में भी इतना कम इंटरेस्ट रेट होता है? एक्चुअली अब जैसे पहले क्या होता था, जो जो हमसे पहले वाली जनरेशन है, हमसे पहले वाली जनरेशन है उनको लगता है कि मतलब उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग बैंक्स एक सेफर, एक मतलब एक बैंक सेफ्टी प्रोवाइड करती है, आपके पैसों को सेफ्टी बैंक देती है कि आपका पैसा ठीक है एक सुरक्षित जगह पे। वो लोग ठीक है, उन लोगों में इतनी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी नहीं होती होगी, कुछ कुछ होंगे जिनमें होती होगी, ऑब्वियसली मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मली जनरली बात कर रहा हूँ। वो बैंक्स में पैसा सेव करना ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन इन्वेस्टिंग इट समवेयर एल्स। अब भले उनको पता है कि मेरे को बैंक में 6% इंटरेस्ट मिलेगा, उनको ये चीज रियलाइज नहीं होती है, जबकि ये चीज रियलिटी है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, स्टॉक मार्केट में, तो ये 6% उसका कोई वो ही नहीं है, कोई मतलब कोई फिक्स परसेंटेज ही नहीं है। आप एक साल में आप एक साल में 50% भी कमा सकते हो, 50। तो अब उनके हाँ लिए स्टॉक मार्केट इज लाइक स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग उनके लिए। लेकिन हम लोग, हम जैसे जो हम हमारी जनरेशन के हैं, जो इस बारे में पढ़ते हैं, इस बारे में जानते हैं, इस बारे में मतलब इन सब की जानकारी है हमको, तो वी वुड प्रेफर इन इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट रादर देन सेविंग इन बैंक। तो ठीक हाँ है, बैंक में भी सेव करना कोई मतलब गलत नहीं है, इंटरेस्ट रेट कम कम देता है, लेकिन हम हमारी जनरेशन क्या है, हमारी जनरेशन को ज्यादा कमाना है। ऑब्वियसली रिस्क टेकिंग हो तो, रिस्क टेकिंग नहीं हो तो फिर तो बैंक्स जैसा कोई, बैंक्स बड़ी बैंक से ठीक है। अगर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है तो आप स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। अब जैसे जो पिछला जो कोविड कोविड टाइम आया था 2020 वाला, तो उसमें मार्च अप्रैल के अराउंड, मार्च अप्रैल 2020, उसमें a share price of Reliance Industries, a share price of Reliance Industries was around 900 rupees, 870 to 900 rupees. And today, it's 2nd January 2022, approximately 1 year and 9 months, approximately. हाँ The share price is more than 2000 rupees. अगर मैं मार्च या अप्रैल में 10 शेयर लेता, 10 शेयर्स लेता मैं रिलायंस के, 8,000 रुपए इन्वेस्ट करके 10 शेयर लेता, 9,000 रुपए इन्वेस्ट करके 10 शेयर लेता, आज उन 9,000 की वैल्यू 22,000 होती। हाँ इट्स मोर देन 100%। हाँ तो यही है कि बैंक्स सेफ्टी है, इसलिए लोग वहां पे इन्वेस्ट करते हैं, और बैंक्स लोन बांटती है फॉर्म्स को, अलग अलग सेक्टर्स को, अलग अलग तरह के लोन, होम लोन होते हैं, पर्सनल लोन होते हैं, कार लोन होते हैं, गोल्ड लोन होते हैं, अलग अलग तरह के लोन्स बांटती है, और लोन से इंटरेस्ट कमाते हैं। इंटरेस्ट रेट होता है लोन पे ज्यादा, 7, 8, 9, 7 से लेकर कितना भी परसेंट हो सकता है लोन पे। तो बेसिकली पर्सनल लोन पे होता है मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा, 24% के आसपास होता है पर्सनल लोन पे। तो ये था हमारा 2 सेक्टर मॉडल विद सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। जो हम सेव करते हैं वो उसको उसको वो यूज करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। कैपिटल मार्केट्स में एक एक्स्ट्रा आ जाता है, कैपिटल मार्केट से ये कैपिटल गुड्स खरीदते हैं, और इन कैपिटल गुड्स को यूज करके ये जनरेट करते हैं, आउटपुट जनरेट करते हैं, और ये आउटपुट या हाउस होल्ड सेक्टर को सेल करते हैं। कैपिटल मार्केट्स के लिए इनकम हो जाती है, जो इनके लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, जो बिजनेस सेक्टर के लिए इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, वो कैपिटल मार्केट के लिए इनकम है। एक चीज थी यहाँ, एक चीज आई थी यहाँ पे, हाँ ये जो विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इसमें दो चीजें, इसमें मैंने ये अपना जो विदाउट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट था, इसमें दो तरह के मार्केट्स होते हैं, फैक्टर मार्केट्स और प्रोडक्ट मार्केट्स। फैक्टर हाँ मार्केट्स जहाँ पे फैक्टर और सर्विसेज बॉट एंड सोल्ड, और प्रोडक्ट हाँ मार्केट में जहाँ गुड्स और सर्विसेज बॉट एंड सोल्ड। तो बेसिकली फैक्टर मार्केट्स में हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर जो हाउस होल्ड सेक्टर इनको देते हैं बिजनेस वालों को, वो फैक्टर मार्केट होता है। जो बिजनेस सेक्टर वाले हाउस होल्ड को देते हैं वो प्रोडक्ट मार्केट होता है। प्रोडक्ट
उसके अलावा उसके बाद तीसरा जो हमने एक और देखा, इसके बाद जो थ्री सेक्टर इकोनॉमी थी, थ्री सेक्टर इकोनॉमी में एक और एडिशन हो जाता है गवर्नमेंट सेक्टर। सब एक दूसरे से हाँ इंटरडिपेंडेंट है। हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर तीन तरह से इनकम, जो मतलब सर्कुलर फ्लो में तीन तरह से उनको इनकम हो सकता है, इनकम तो नहीं पर तीन तरह के तो उनके पास मनी फ्लो हो सकता है। टैक्सेस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन कमोडिटीज, मतलब कमोडिटीज पे जो स्पेंड करते हैं वो, और ट्रांसफर पेमेंट्स। टैक्सेस मैंने बताया था, इनकम टैक्स या जीएसटी। सब इनकम टैक्स वो तो तो दोनों सेक्टर्स को देना पड़ता है, हाउस होल्ड दोनों को भी सेक्टर्स, देना चाहे पड़ता हाउस है होल्ड हो चाहे और बिजनेस firm बिजनेस सेक्टर हो। जीएसटी हम भी, अब अगर हम भी कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो हम उस पर इनडायरेक्टली जीएसटी पे कर ही रहे हैं, उसको बोलते हैं हाँ इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इनडायरेक्टली हम टैक्स पे कर ही रहे हैं उसके ऊपर। और हाँ इनकम टैक्स तो ईयर एंड पे लगता है। ईयर एंड पे मतलब जो भी आपने इनकम कमाई उस पे इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट्स जो भी हैं। तो जैसे अभी इनकम टैक्स की जो डेट थी, अभी 31 दिसंबर, अभी 2 दिन पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन वो हुई है। डेडलाइन थी 31 दिसंबर। तो लोगों ने रिटर्न फाइल किए होंगे, टैक्स पे किए होंगे, टैक्स गवर्नमेंट के पास गए होंगे। अब इन टैक्स को यूज करके गवर्नमेंट क्या करती है, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करती है, या कंज्यूमर वेलफेयर में राशन शॉप से राशन खरीद, फार्मर्स से या दुकानों से राशन खरीद के गरीबों में बांटती है फॉर द रिलीफ ऑफ द पुअर। या फिर इन टैक्सेस के थ्रू जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिशियल्स बैठे हैं, जीएसटी डिपार्टमेंट में ऑफिशियल्स बैठे हैं, कोर्ट में जो ऑफिशियल्स बैठे हैं, उनकी हाँ सैलरी वेजेस वगैरह देना। तो ये उसमें भी यूटिलाइज करते हैं ये गवर्नमेंट उसमें। ये लिखा हुआ है, द गवर्नमेंट स्पेंड्स द मनी कलेक्टेड through taxes to discharge various functions in the economy such as administration, law and order. The government spends a part of its tax revenue in purchasing factor services from households. Factor services भी लेती है गवर्नमेंट, एंड मेकिंग पेमेंट्स टू देम इन द फॉर्म ऑफ वेजेस एंड सैलरीज। फैक्टर सर्विसेज जैसे मान लो किसी को गवर्नमेंट, मतलब कोई लेबर, जैसे जो जीएसटी डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स बैठे हैं, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स बैठे हैं, जो लॉ, जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हैं, वो भी एक लेबर ही है, एक तरह से गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो हाँ लेबर वो फैक्टर सर्विसेज ले रहे हैं और उनको पेमेंट कर रहे हैं। या फिर गवर्नमेंट को मान लो किसी का प्लॉट ऑफ लैंड है, गवर्नमेंट को ही चाहिए फॉर फॉर समथिंग, मतलब फॉर, जैसे रेलवे ट्रैक बनवानी है वहाँ पे, किसी वो लैंड किसी का है लेकिन उनको वहाँ पे रेलवे ट्रैक बनवानी है। तो गवर्नमेंट ने उनसे वो करा कि डील करी कि यार हमको ये वाला लैंड चाहिए, आप कितना प्राइस कोट कर रहे हो। या फिर गवर्नमेंट उसको जब्त कर लेगी किसी भी तरह से, मतलब फैक्टर सर्विसेज, अगर फैक्टर सर्विसेज दे रही तो बदले में पे भी करेगी। द गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर आल्सो इन बाइंग अ होल रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज भी खरीदेगी राशन शॉप्स पे बेचने के हिसाब से। Thus, the government buys factor services from households and goods and services from the firms. Accordingly, income flows from the government to households and firms in the form of government expenditure on factor services and commodities. जो गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो फैक्टर सर्विसेज खरीदेगी हाउस होल्ड से, या फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगी, कमोडिटीज खरीदेगी बिजनेस सेक्टर से, ये पैसा गवर्नमेंट से जाएगा इन दोनों सेक्टर्स के पास। इनके गवर्नमेंट के पास जो आएगा टैक्सेस के फॉर्म में आएगा, और जो जाएगा इनकी जेब से, भाई मनी फ्लो तो यूं ही चलता है, आएगा हाँ किस फॉर्म में, टैक्सेस के फॉर्म में, जाएगा किस फॉर्म में, ये फैक्टर सर्विसेज पब्लिक के फॉर्म में। पब्लिक एक्सपेंडिचर हाँ फैक्टर या तो फैक्टर सर्विसेज, या फिर बाइंग ऑफ कमोडिटीज एंड गुड्स एंड सर्विसेज। द गवर्नमेंट इनकर्स एक्सपेंडिचर इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स एज वेल। गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट्स के फॉर्म में भी पैसा खर्च करती है। ट्रांसफर पेमेंट्स कैसे, गवर्नमेंट कैसे ट्रांसफर पेमेंट करती है, जैसे फॉर एग्जांपल ओल्ड एज पेंशन, उसने एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दे दी, फॉर एग्जांपल 60 ईयर्स इज द एज, और जहाँ पे आपको आप काम करना बंद कर देते हो, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 60 ईयर्स के बाद पेंशन मिलना शुरू कर देते, पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। अब जो पेंशन उनको मिलती है उसके बदले में उनको कुछ काम तो करना नहीं है, वो काम कर चुके, 60 ईयर्स तक उन्होंने जितना काम करना था वो कर चुके। अब 60 ईयर्स के बाद जो काम करेंगे उसके लिए उनको कोई सर्विसेज रेंडर नहीं करनी है। ट्रांसफर पेमेंट्स की मैंने डेफिनेशन में क्या बताया था, यूनिलेटरल ट्रांसफर। यू आर नॉट ऑब्लाइज टू प्रोवाइड एनी सर्विसेज इन रिटर्न। हाँ ओल्ड एज पेंशन के अलावा हम बोल सकते हैं स्कॉलरशिप्स, जो बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिलती है, तो स्कॉलरशिप्स में हाँ बच्चों को उनको रिटर्न में कुछ देना नहीं है। या फिर नॉन कंडीशन बेस्ड सब्सिडी, जैसे अगर कंडीशन बेस्ड सब्सिडी, अगर जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कोविड था अभी, तो गवर्नमेंट ने मान लो किसी सेक्टर को, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को सब्सिडी दी कि आपको कोविड वैक्सीन बनानी है। तो ये कंडीशन बेस्ड है, मतलब कि मैंने सब्सिडी दी, मतलब गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी इन इन और उनको रिटर्न में ये चाहिए कि आप
कोविड वैक्सीन बनाओ, ये कंडीशन बेस्ड है। लेकिन अगर नॉन कंडीशन बेस्ड हो कि ठीक है ऐसी सब्सिडी दी टू हेल्प बैकवर्ड जो सिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स होती है, लॉस मेकिंग कंपनीज लगातार सालों लॉस में से ही जो चल रही है, हाँ तो हाँ उनको सब्सिडी देती है, नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। वो हम बोल सकते हैं कि ट्रांसफर पेमेंट है। फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी इन्होंने एग्जांपल दिया है। और ट्रांसफर पेमेंट का भी डेफिनेशन यूनिलेटरल पेमेंट्स फॉर व्हिच नो रियल सर्विसेज आर रेंडर्ड, कोई सर्विसेज बदले में एक्सपेक्टेड नहीं होती है। अकॉर्डिंगली इन द केस ऑफ ट्रांसफर पेमेंट देयर इज अ फ्लो ऑफ मनी पेमेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट टू हाउसहोल्ड्स। अब गवर्नमेंट या तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगी या फैक्टर सर्विसेज खरीदेगी, तो वैसे वैसे मनी फ्लो होगा, या फिर सब्सिडीज के थ्रू मनी फ्लो होगा, मतलब ट्रांसफर पेमेंट्स के थ्रू मनी फ्लो होगा, बट उसमें फिर कोई सर्विसेज नहीं आएगी। वो डायग्राम जो बना हुआ होगा उसमें सब कुछ एरो में बना हुआ होगा। हाँ 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 अब इसमें गवर्नमेंट सेक्टर का इन्होंने जो ये लिखा हुआ है, जो इक्वेशन लिखी हुई है 3 सेक्टर मॉडल की, S+T इज इक्वल टू I+G। S+T क्या है? ये T मतलब टैक्सेस, एस मतलब सेविंग्स। सेविंग्स प्लस टैक्सेस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। Taxes constitutes leakage from the flows because they reduce the income and therefore expenditure of the households and farms। जो टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस एक तरह से लीकेज होता है, मतलब टैक्सेस जो है वो इट कॉन्स्टिट्यूट्स लीकेज फ्रॉम द फ्लोज। क्योंकि हम जो सेव कर रहे हैं, हम जो पैसा सेव कर रहे हैं उस पर तो हम टैक्स पे कर ही नहीं रहे। हम जो पैसा सेव कर रहे हैं, भाई हम जो इनकम कमा रहे हैं ठीक है, लेकिन जो हम पैसा सेट असाइड कर रहे हैं वो एक तरह से हमारी इनकम रिड्यूस कर रहा है। मतलब इनकम हमारी तो क्या, बिजनेस सेक्टर की इनकम रिड्यूस कर रहा है। हम तो जो कमा रहे हैं ठीक है, हम हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ सैलरी या वेजेस आ रही है हमारे पास। लेकिन अगर बिजनेस सेक्टर की मैं बात करूं, हम बिजनेस सेक्टर, हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। अगर मैंने 100 रुपए कमाए लेकिन मैं खर्चा 80 कर रहा हूँ, मैं स्पेंड 80 कर रहा हूँ, तो एक तरह से ये मैंने इनकम रिड्यूस कर दी, मैंने हाँ इनकम रिड्यूस कर दी। तो इस वजह से टैक्सेस एक तरह से लीकेज हो गया, वही जो मैंने सेविंग करके रखी है लीकेज हो गया। तो टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूट लीकेज फ्रॉम द फ्लोज बिकॉज दे रिड्यूस द इनकम एंड देयरफॉर द एक्सपेंडिचर ऑफ हाउसहोल्ड एंड फॉर्म्स। मेरा एक्सपेंडिचर कम हो रहा है। मैं अगर खर्चा कम करूंगा तो, जैसे फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट टैक्स है, अगर इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, अगर मैं खर्चा कम करूंगा तो जीएसटी भी कम पे करूंगा। मैं 100 कमाता हूँ, मैं खर्चा 80 करूंगा, तो मैंने टैक्स बेसिकली मैंने टैक्स जो पे किया है वो 80 पे ही किया है, 100 पे तो पूरा पे किया ही नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ तो एक तरह से लीकेज हो गया। ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से इंजेक्शन इन द फ्लो, जो गवर्नमेंट एक्सपेंड करती है, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है वो एक तरह से इंजेक्शन ऑफ मनी, एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज इट एड्स टू द एग्रीगेट डिमांड इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट परचेज ऑफ फैक्टर। गवर्नमेंट या तो फैक्टर सर्विसेज खरीदेगी या फिर कमोडिटीज खरीदेगी टू हेल्प द पुअर। तो ये गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक तरह से इंजेक्शन ऑफ मनी कर रही है, अपना पैसा जो ठीक है टैक्सेस के फॉर्म में जो पैसा आ रहा है, यही पैसा को लगा के जनरेट कर, यही पैसे को लगा के लोगों के लिए आउटपुट, मतलब लोगों के लिए आउटपुट जनरेट कर रही है इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग देम फ्री सर्विसेज या फिर सर्विसेज एट अ लोअर रेट। राशन शॉप्स पे भी जैसे 1 किलो ₹1 किलो गेहूं या ₹2 किलो चावल इस रेट पे मिलते हैं। तो गवर्नमेंट भले ज्यादा पे खरीद रही है, गवर्नमेंट अगर उसको, ऑब्वियसली गवर्नमेंट इससे कम पे तो क्या ही खरीदेगी। अगर ₹1 किलो चावल बेच रही है तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि गवर्नमेंट उसको आधा रुपए किलो में खरीद रही होगी, ज्यादा पे ही खरीद रही होगी। फार्मर्स को, जो भी फार्मर्स हैं, फार्मर्स उनको इतने कम पे तो नहीं देंगे। हाँ तो गवर्नमेंट बेसिकली जो खर्चा कर रही है वो खर्चा कर रही है, एक तरह से मनी इंजेक्ट कर रही है सिस्टम में, क्योंकि उससे डिमांड, इन्वेस्टमेंट कर। हाँ इन्वेस्टमेंट कर रही है, जिससे डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है। एग्रीगेट डिमांड ऑफ द इकोनॉमी मतलब जैसे नॉर्मल डिमांड, कोई प्रोडक्ट की, अगर कोई प्रोडक्ट की डिमांड है उसको हम प्रोडक्ट की डिमांड बोलते हैं, लेकिन एग्रीगेट डिमांड मतलब डिमांड ऑफ द इकोनॉमी। पूरी हाँ पूरी इकोनॉमी एक तरह से डिमांड जनरेट कर रही है इकोनॉमी में, गवर्नमेंट। सिमिलरली ट्रांसफर पेमेंट्स बाय द गवर्नमेंट और इंजेक्शन, जो ट्रांसफर पेमेंट है, ट्रांसफर पेमेंट भी एक तरह से इंजेक्शन ऑफ मनी है। दे डू नॉट एक्सपेक्ट समथिंग इन रिटर्न। ट्रांसफर पेमेंट एक तरह से वो पैसा फ्लो में लेके आ रहे हैं, जो सर्कुलर फ्लो है उसमें पैसा इंजेक्ट कर रहे हैं ट्रांसफर पेमेंट करके, सब्सिडी दे रहे हैं। ट्रांसफर पेमेंट सब्सिडी दे दी किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट को, तो उन्होंने क्या किया, एक तरह से पैसा जनरेट किया, पैसा इंजेक्ट किया कि आप ये पैसे को यूज करो, अपना काम करो। जैसे स्कॉलरशिप दे दी, स्कॉलरशिप देते हैं बच्चों को ताकि वो बच्चे पढ़े लिखें आगे बढ़े। तो
तो ये क्या कर रहे हैं, मनी इंजेक्ट कर रहे हैं सिस्टम में, government in the form of transfer payment. Does the government influence the level of circular flow of income through its activities of imposing taxes, incurring expenditure and making transfer payment? तो गवर्नमेंट जो है वो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इन्फ्लुएंस ला सकती है, मतलब इन्फ्लुएंस कुछ भी गवर्नमेंट मतलब इन्फ्लुएंस किसी भी तरह से इस सर्कुलर फ्लो को इन्फ्लुएंस कर सकती है गवर्नमेंट थ्रू इम्पोजिंग हायर टैक्सेस या लोअर टैक्सेस, थ्रू इनकरिंग एक्सपेंडिचर या ट्रांसफर पेमेंट कम ज्यादा करके। अब एक्सपेंडिचर जो ये इम्पोजिंग टैक्सेस की बात है, तो टैक्सेस के रेट्स ऑलमोस्ट हर एवरी ईयर चेंज होते हैं, कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स आते रहते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं। जैसे अभी जो फुटवेयर है, फुटवेयर और क्लोथिंग, इस पे टैक्स रेट अभी तक 5% था, जीएसटी की बात कर रहा हूँ मैं, 5% टैक्स रेट था अभी तक। गवर्नमेंट ने विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022 यानी कल का जो दिन गया, गवर्नमेंट ने बीच में मीटिंग करी थी दिसंबर या नवंबर में मीटिंग करी थी। उस मीटिंग में पहले ही बोल दिया था कि हम 1 जनवरी 2022 से क्लोथिंग पे और फुटवेयर पे टैक्स रेट 5% से 12% कर देंगे। हम टैक्स रेट बढ़ा रहे हैं। ओ इस चीज का बहुत मतलब लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया कि नहीं, क्यों यार, जब शुरू से ही 5% है तो वाई 12%, वाई शुड वी पे मोर। तो बहुत, अब पता नहीं, मेरे को जहां तक जहां तक मेरे को आइडिया है, गवर्नमेंट ने पोस्टपोन कर दिया, गवर्नमेंट शायद नहीं हुआ चेंज, अभी भी 5% ही है, पोस्टपोन कर दिया क्योंकि लोग बहुत प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीच में एक दिन शायद आई गेस 30th दिसंबर में जितने भी जो मतलब जो बिजनेसमैन हैं, जो क्लोथिंग से रिलेटेड जो क्लोथिंग अपैरल्स बेचते हैं, उन सब वो 30th दिसंबर को सबने अपना अपना मार्केट, अपनी अपनी शॉप्स क्लोज रखी थी। कोई भी, किसी ने भी वो कुछ नहीं किया, किसी ने भी कुछ काम नहीं किया था, जस्ट टू प्रोटेस्ट, काइंड ऑफ अ प्रोटेस्ट। शायद वो हुआ, शायद तक तो नहीं हुआ जहां तक मेरी समझ है। बाकी गवर्नमेंट इम्पोजिंग टैक्सेस, टैक्स रेट कम ज्यादा करके या सब्सिडीज देके किसी भी तरह से इसको इन्फ्लुएंस कर सकती है सर्कुलर फ्लो को। अब जैसे कार है, जो कार होती है, कार इज अ फॉर्म ऑफ लग्जरी आइटम, तो कार पे हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स है 28% जीएसटी, 28%, क्योंकि वो लग्जरी चीज है, हर कोई नहीं ले सकता है उसको। और नेसेसिटी नहीं है तो नेसेसिटी, हाँ जिससे कि रिच पीपल का जो डिमांड है वो कम हो। हाँ एग्जैक्टली, नेसेसिटी हो तो फिर वो 5%, जैसे यही क्लोथिंग 5% में ही था, आप 12% कर रहे हैं, तो इसलिए लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि आप नेसेसिटी पे टैक्स रेट क्यों बढ़ा रहे हो। ठीक है, आप फुटवेयर पे बढ़ाओ, फुटवेयर एक ठीक है, फुटवेयर को एक में नेसेसिटी कंसिडर नहीं कर सकते हम फुटवेयर को। ठीक है, अगर क्लोथिंग में ही आ रहा है फुटवेयर का, अगर फुटवेयर को हम क्लोथिंग का पार्ट माने तो फिर वो नेसेसिटी है ऑलरेडी। फुटवेयर तो हर इंसान को चाहिए ही चाहिए। अब हाँ फुटवेयर वालों ने इतनी प्रोटेस्ट नहीं करी है, लेकिन हाँ इन्होंने प्रोटेस्ट करी है, क्लोथिंग कपड़े वालों ने। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, सेविंग्स प्लस टैक्सेस टेकन टुगेदर मस्ट बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टेकन टुगेदर। हाँ सर, ये ऊपर 3 सेक्टर मॉडल का डायग्राम। ये वाला ना, हाँ हाँ ये गवर्नमेंट वाला। हम लोग टैक्सेस पे करते हैं, फॉर्म्स टैक्सेस गवर्नमेंट, पे हाँ करती है, हाँ गवर्नमेंट हमको फैक्टर पेमेंट्स देती है इन द फॉर्म ऑफ लैंड लेबर, मतलब अगर लैंड लेबर जो भी इन्होंने सर्विसेज अवेल की है, गवर्नमेंट इनको परचेजेस मतलब कुछ कमोडिटीज परचेज करती है तो इनको पेमेंट करती है, या फिर सब्सिडी के फॉर्म में फॉर्म्स को पेमेंट करती है। जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड सेक्टर अपनी सेविंग्स कैपिटल मार्केट में मतलब कैपिटल मार्केट में भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स अपनी सेविंग्स इधर करता है, या फिर इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट इक्विटी कैपिटल मार्केट में अपनी सेविंग्स डालता है, और यही सेविंग्स को यूज करके यही सेविंग्स फॉर्म्स लेती है। और हाउस होल्ड सेक्टर इनको, हाउस होल्ड सेक्टर फॉर्म्स जो है इनको गुड्स और सर्विसेज देती है, और हाउस होल्ड सेक्टर इनको पेमेंट करता है गुड्स और सर्विसेज जो ये लेते हैं उसकी। ये पूरा हाँ सर्कुलर फ्लो है जो कि कभी भी रुकता, कभी भी नहीं रुकता। अब ये जो अपन ने ऊपर अभी देखा, इक्विलिब्रियम पॉइंट, एस प्लस टी इज इक्वल टू आई प्लस जी, सेविंग्स प्लस टैक्सेस इज इक्वल टू इनकम प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब मान लो अगर सेविंग्स और टैक्सेस बढ़ गए, सेविंग्स प्लस टैक्सेस एक्सीड्स, सेविंग्स प्लस टैक्सेस इज मोर देन इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो उसमें कंडीशन क्या बनेगी? अगर सेविंग्स ज्यादा हो गई है और सेविंग्स या फिर टैक्सेस, अगर अपन बोले दोनों में से एक चीज, सेविंग्स या टैक्सेस ज्यादा हो गए, अगर ये ज्यादा हो, मतलब अगर ये सेविंग, ये एस प्लस टी है या आई प्लस जी है, अगर एस प्लस टी ज्यादा हो गया, एस प्लस टी
या तो सेविंग ज्यादा है या टैक्सेस ज्यादा है, किसी भी वजह से, तो लीकेज ज्यादा हो जाएगी। तो फिर लीकेज ज्यादा हो जाएगी। हाँ। जो एक तरह से और मनी अगर फ्लो है, आई और इकोनॉमी में हाँ, मनी फ्लो है वो कम हो जाएगा एक तरह से। लेकिन अगर आई प्लस डी ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे, इन्वेस्टमेंट या गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा ज्यादा कर रही है लेकिन लोग सेव नहीं कर रहे तो हैं, लोग टैक्सेस इंजेक्शन। पे नहीं कर रहे हैं, तो इंजेक्शन हो जाएगा, इंजेक्शन मनी फ्लो बढ़ जाएगा। तो हाँ, ना अपने को ज्यादा मनी फ्लो करना है, ना अपन को ज्यादा लीकेज करना है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि इसको बैलेंस बना के चलना है। ये लिखा हुआ है कि अगर एस प्लस टी ज्यादा हो जाएगी तो इनकम फ्लो कम हो जाएगा, because whatever income leaks out from the circular flow is not offset by an equivalent amount of injection. ऑफसेट जो हमने बाहर निकाल के रखा वो ऑफसेट नहीं हो पाएगा जो मनी इंजेक्ट हुआ उससे। और अगर इंजेक्शन मतलब अगर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो इनकम फ्लो बढ़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने या तो फिर बिजनेस फर्म्स ने इन्वेस्ट ज्यादा किया है, मतलब इन्वेस्ट किया है, लेकिन लोग खर्चा ही नहीं करना चाह रहे, प्रॉपर उतना खर्चा करना ही नहीं चाह रहे। एक तरह से इंजेक्शन ही, सिर्फ इंजेक्शन ही हो रहा है, लीकेज कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ इंजेक्शन ही हो रहा है। तो वो भी सही हाँ, नहीं है इकोनॉमी के लिए। तो इकोनॉमी में ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, अगर 3 सेक्टर मॉडल है तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होना जरूरी है। एक 4 सेक्टर, अब एक ये लास्ट था 4 सेक्टर जो हमने सबसे स्टार्टिंग में पढ़ा था। 4 सेक्टर सब एक दूसरे से हाँ, इंटरलिंक्ड सारे टाइप के। हाँ, है। सो फार द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हैज बीन शोन इन द केस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी। अभी तक जो हमने पढ़े हाँ, ऊपर दो, अभी तक डोमेस्टिक जो हमने दो पढ़े क्लोज। वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब जहां पे इंटरनेशनल ट्रेड कोई इन्वॉल्व ही नहीं है, एक कंट्री कंट्री के हाँ, कंट्री में ही सब चल रहा है। इन जनरल ऐसा होता नहीं है। हाँ कोई ऑब्वियसली अंडर वो डेवलप्ड, एक्सपोर्ट होता ही है, हाँ कोई, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता ही। हाँ कोई अगर कोई एकदम एक गई भी थी कंट्री हो जहाँ पे ना, जहाँ से ना एक्सपोर्ट होता हो ना इम्पोर्ट होता हो, तो वो एक बात होगी। पर मेरे ख्याल से तो आज की तारीख में तो ऐसी कोई कंट्री होगी नहीं मेरे ख्याल से जो, चलो भले एक्सपोर्ट नहीं करती हो लेकिन इम्पोर्ट तो कोई ना कोई कंट्री करती होगी, हर कंट्री हाँ, करती होगी। तो और अभी अभी तक इंडिया हमने में जो, तो उल्टा ही, इंडिया में तो इम्पोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट से, इम्पोर्ट बिकॉज ज्यादा एक्सपोर्ट कम है। पॉपुलेशन इतनी हाँ इतनी पॉपुलेशन ज्यादा की है वजह कि से डिमांड ही नहीं हर होता चीज तो मेरे। हर चीज तो हम बाहर की यूज कर रहे हैं, चाहे लैपटॉप हाँ, जिससे हम बात कर रहे हैं, चाहे फोन हो, चाहे कुछ भी हो, हर चीज तो हम, कपड़े सब कुछ ब्रांड कुछ भी, बाहर का ही होता है सारे। कुछ भी इंडियन नहीं है। तो फिर ऑब्वियसली 3 सेक्टर, अपने इंडिया में तो 2 सेक्टर 3 सेक्टर होना पॉसिबल नहीं है। और कोई हाँ, कंट्री में हो सकती है, अपने इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो वो जो मैं अभी अपन ने ऊपर पढ़ा वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि एक इंटरनेशनल ट्रेड नहीं था। अब इट सिंस इंटरनेशनल ट्रेड एक पार्ट बनता है, सेक्टर एक सेक्टर बनता है, तो ओपन इकोनॉमी हो जाती है। दस वी नीड टू इंक्लूड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन आवर मॉडल। जो 4 सेक्टर मॉडल होता है वो ओपन इकोनॉमी मॉडल होता है, क्योंकि वहां पे इंटरनेशनल ट्रेड भी अलाउ होता है। और इंटरनेशनल ट्रेड हाँ। करने वाले कौन, जनरली बिजनेस सेक्टर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट भी, जैसे कोई एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट होता है, ईओयूज, गवर्नमेंट ईओयूज को सब्सिडीज देती है कि आप एक्सपोर्ट करो ताकि अपनी कंट्री में इकोनॉमी मनी फ्लो बढ़े। तो इस तरह से वो मनी फ्लो चलता है। अब इसमें डायग्राम, अच्छा नीचे ही है। इंटरेक्शन बिटवीन डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टेक्स प्लेस थ्रू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंटरनेशनल ट्रेड, वही मैंने बताया, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट, एंड फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज। द हाउसहोल्ड सेक्टर बाइज गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड एंड मेक्स पेमेंट टू द फॉरेन सेक्टर। अगर कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेन सेक्टर में हम पेमेंट कर रहे हैं, या फिर अगर कुछ हम बाहर बेच रहे हैं तो फॉरेन सेक्टर से हमारे पास पेमेंट आ रही है। ये जो बना हुआ डायग्राम, सेम रहेगा, हाउस होल्ड गवर्नमेंट सब कुछ, बस बीच में बस रेस्ट ऑफ बीच द में वर्ल्ड आ रेस्ट ऑफ द जाए। वर्ल्ड आ गया। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड क्या हाँ, करेगा? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अगर हम इम्पोर्ट्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं, हम इम्पोर्ट्स के लिए पेमेंट करी हमने, ये फॉरेन रेमिटेंसेस आएगा। सॉरी, हम अगर इम्पोर्ट्स के लिए, मतलब फॉरेन अगर ये हमको गुड्स रेमिटेंस। एंड सर्विसेज देंगे, ये हमको हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं, फॉरेन रेमिटेंस। या फिर फर्म जैसे पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स, चाहे फर्म हो या चाहे हाउस होल्ड हो, अगर हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस सेक्टर कुछ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो हम उनको पे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इम्पोर्ट्स जो हमने किया उसके बिहाफ पे हम पे करेंगे। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां से हमारे पास आए, ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमको पेमेंट करेगा, हाँ, रिसिप्ट्स आएंगे। रिसीट्स आएंगे, रिसीट्स फ्रॉम एक्सपोर्ट या फॉरेन रेमिटेंसेस। बाकी तो वही सब सेम ही है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो टू तो सेक्टर बट 3 सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर को फॉरेन रेमिटेंस कैसे मिलेगा? फॉरेन रेमिटेंस तो इन्वेस्ट करने के बाद आता है ना वो। जैसे जैसे अगर फर्म्स है, अगर फर्म्स एक्सपोर्ट करेगी, जनरली जनरली हाउस होल्ड सेक्टर कुछ एक्सपोर्ट करता नहीं है,
लेकिन मान लो अगर हाउस वही। होल्ड सेक्टर, जैसे हाउस होल्ड सेक्टर कौन होता है, ओनर्स ऑफ लैंड लेबर कैपिटल। तो अगर हाउस होल्ड सेक्टर जो है जैसे मैंने क्या बताया, हाउस होल्ड सेक्टर ओनर्स होते हैं। मान लो कोई फॉरेन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कोई फैक्टर सर्विसेज ले रहा है कोई हाउस होल्ड सेक्टर से, इन द फॉर्म ऑफ लैंड या लेबर। जैसे अगर मैं इंडियन, मैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में यूएस के लिए मतलब यूएस के क्लाइंट्स के लिए काम करता हूँ, तो मेरे को फॉरेन रेमिटेंस ही आएगा ना। मैं फॉर्म तो हूँ नहीं, मैं इंडिविजुअल हूँ। मैं मान लो कंटेंट राइटिंग करता हूँ, फ्रीलांसिंग कंटेंट राइटिंग करता हूँ यूएस क्लाइंट्स के लिए या यूके क्लाइंट्स के लिए, मेरे को पाउंड्स में डॉलर्स में पेमेंट आ रही है। तो ये तो क्या है, ये मेरे लिए फॉरेन रेमिटेंस ही है, मेरे को डॉलर या पाउंड में पेमेंट आ रही है। मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, जिसके सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, जिसके बदले मेरे को फॉरेन में पेमेंट आ रही है, तो ये फॉरेन रेमिटेंस। और फॉर्म्स, और जैसे फॉर्म्स है, तो फॉर्म्स क्या करेगी, फॉर्म्स तो गुड्स और सर्विसेज ही बेचेगी, जिसके जिसके लिए उनको रिसीट्स आएगी एक्सपोर्ट्स के फॉर्म में। जैसे ये लिखा हुआ है, जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, कि फॉरेन रेमिटेंस कैसे आएगा। फॉर एग्जांपल, सम ऑफ द इंडियन पीपल में बी वर्किंग अब्रॉड एंड दे में रेमिट इनकम टू देयर फैमिलीज इन इंडिया। हाँ। Thus, there is outflow of expenditure from household to the foreign sector to pay for the imported goods. आउटफ्लो कैसे होगा, इम्पोर्ट्स के थ्रू, मतलब इम्पोर्ट करेंगे तो इम्पोर्ट करेंगे तो उसके उसके बदले पेमेंट करनी पड़ेगी, तो वो आउटफ्लो होगा। और इनफ्लो होगा फॉरेन रेमिटेंसेस के थ्रू। हाँ। और बिजनेस सेक्टर की जहां तक बात करें, तो बिजनेस सेक्टर के लिए आउटफ्लो क्या होगा, वही इम्पोर्ट करेंगे तो आउटफ्लो होगा। और पेमेंट देना पड़ेगा। और इनफ्लो होगा थ्रू एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट करेंगे तो उनके उनके लिए इनफ्लो होगा। And receives payments in the form of receipts from export. This is inflow of expenditure into the economy. एक तरह से एक्सपोर्ट, जो इन्होंने एक्सपोर्ट किया, पैसा आया, तो इकोनॉमी में पैसा आया, इकोनॉमी में इनफ्लो हुआ मनी का, भले फॉरेन सेक्टर से हुआ लेकिन इनफ्लो हुआ। ऑन द अदर एंड, द बिजनेस सेक्टर मेक्स पेमेंट टू द फॉरेन सेक्टर फॉर इम्पोर्ट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। दिस इज द आउटफ्लो ऑफ एक्सपेंडिचर। इनफ्लो आउटफ्लो बताया है। लाइक द बिजनेस सेक्टर, मॉडर्न गवर्नमेंट्स आल्सो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। गवर्नमेंट भी करती है, गवर्नमेंट भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होती है। जैसे अभी अभी कोविड जब हुआ, जब अभी कोविड की वैक्सीन थी, तो बहुत सारी कोविड वैक्सीन इंडिया से बाहर गई, बाहर की इंडिया में आई। स्पुतनिक हाँ। स्पुतनिक हमने इंपोर्ट करी, कोविशील्ड हमने एक्सपोर्ट करी। तो ये गवर्नमेंट भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इन्वॉल्व होती है। इम्पोर्ट, अभी इन्होंने जो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, S+T इज इक्वल टू I+G। इसमें दो चीजें और ऐड हो गई, एक M आ गया और एक X आ गया। M मतलब इम्पोर्ट्स, X मतलब एक्सपोर्ट्स, क्योंकि अब 4 सेक्टर मॉडल है। S+T तो था ही, अब एक आ गया इम्पोर्ट्स, क्योंकि इम्पोर्ट्स में हमको पेमेंट करनी पड़ती है। मतलब एक तरह से हाँ। मनी हम वो करते हैं, हमारी फ्लो से मनी आउट करते हैं। और इसको इसलिए S+T के साथ जोड़ा है। और I+G इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट्स, क्योंकि एक्सपोर्ट्स में हमको पैसा मिलता है। एक तरह से इंजेक्शन, हाँ, तो एक्सपोर्ट मतलब क्या, इंजेक्शन होता है। सेक्शन ही हो रहा है। और हाँ। इम्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है, हमारा पैसा बाहर जा रहा है, जबकि हाँ। होना नहीं चाहिए ऐसा। अगर ऑब्वियसली, अगर आप अपन वैसे ही बात करें, अगर S+T+M ज्यादा हो जाएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड ज्यादा हो जाएगी, तो वही लीकेज ज्यादा हो जाएगा, मनी फ्लो कम हो जाएगा। लेकिन अगर हाँ, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट, RHS ज्यादा हो जाएगा, एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगी, सिर्फ एक्सपोर्ट ही कर रहे हैं हम, इम्पोर्ट कुछ हो ही नहीं रहा है, तो या फिर इंजेक्शन गवर्नमेंट आ एक्सपेंड जाएगा। कर रही है तो इंजेक्शन हो रहा है, सिर्फ कुछ हो, लीकेज तो कुछ हो ही नहीं रहा है। हाँ। तो इसलिए ऊपर था, ऊपर 3 सेक्टर में था, S+T इज इक्वल टू I+G। 4 सेक्टर में होगा S+T+M इज इक्वल टू I+G+X। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है कि ये कंडीशन, मतलब ये कंडीशन सेटिस्फैक्टरी कंडीशन है, यही होनी चाहिए इकोनॉमी में। ये अगर कंडीशन बिगड़ी, तो या तो इंजेक्शन होगा या फिर लीकेज होगा। अपने इंडिया में लीकेज ज्यादा है, हाँ, ब्लैक मनी। क्योंकि अपने इंडिया में लोग मैं वही बोल रहा हूँ, अपने इंडिया में लोग स्पेंड करने से डरते हैं, या फिर इन्वेस्टमेंट से भी डरते हैं लोग। अपने इंडिया में क्या है, अगर कमाया है मैंने, अगर कुछ भी कमाया है, मैं चाहे अगर 10,000 भी कमाता हूँ महीने की, कोई भी इंसान, अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन अगर महीने के 10,000 भी कमाएगा, तो वो सोचेगा कि इस 10,000 में से कम मैं 2,000 तो बचाऊं ही बचाऊं। कोई भी होगा, हाँ। क्योंकि उनको लगता है यार फ्यूचर अनसर्टीन्स कोई भरोसा नहीं है। और जनरली बचाना भी चाहिए, मैं इस चीज को गलत नहीं बोलूंगा कि बचाना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए, जरूरी है। पर इस वजह से क्या हो रहा है, लीकेज हो रहा है इकोनॉमी में। ठीक है, हाँ, अगर मैं बैंक्स में ही सेव कर रहा हूँ तो बात अलग है, बैंक्स में ही सेव कर रहा हूँ तो मनी फ्लो चल ही रहा है।
लोन के फॉर्म में वो किसी और के पास जा ही रहा है। लेकिन अगर मैं कैश में अपने घर में अपने लॉकर अलमीरा में कैश भर रहा हूँ, जबरदस्ती अपने जो तिजोरी होती है उसमें कैश भर रहा हूँ, गोल्ड भर रहा हूँ, गोल्ड ज्वेलरी खरीद खरीद के रखी है मैंने, कुछ कर नहीं रहा हूँ, बस खरीद खरीद के रखी है। तो एक तरह से मैंने मनी फ्लो रोक के रखा है। मैंने मेरे पास कैश था, मैंने गोल्ड खरीद के रख दिया। उस गोल्ड के साथ कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, हाँ, बस रखा हुआ है, और सालों साल वो गोल्ड रखा हुआ है। एक तरह से मैंने मनी फ्लो रोक दिया। मैंने पैसा अटका, मैंने एक तरह इसको इसको अगर अपन कॉमन भाषा में बात करें तो इसको बोलते हैं पैसा अटका के रखना। मैंने एक तरह से पैसा अटका के रखा है। उस पैसे को मैं कुछ मतलब कुछ कर ही नहीं रहा हूँ उस पैसे से। या तो कैश पड़ा हुआ है या फिर गोल्ड में इन्वेस्ट करके रखा है मैंने। क्या गोल्ड पड़ा ही हुआ है, कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही है, मैं उसको बेच भी नहीं रहा हूँ, नहीं ठीक है पड़ा रहे। अच्छा। तो ये क्या हो रहा है, लीकेज ही तो है ही। मनी फ्लो जो एक इकोनॉमी में चलना चाहिए वो फ्लो हो ही नहीं रहा है अपने इंडिया में। इसलिए ही, इसी वजह से अपने इंडिया में महंगाई ज्यादा है। जो मैक्रो इकोनॉमिकल इन्फ्लेशन। फैक्टर्स जो मैक्रो इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं ना, ये सब आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। इसलिए ही इन्फ्लेशन ज्यादा है। इन्फ्लेशन ज्यादा क्योंकि क्या है, जैसे मनी फ्लो अगर नहीं होगा, अगर मनी फ्लो नहीं होगा, अपने लीकेज होगा अपनी इंडियन इकोनॉमी में, तो यहाँ तो हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देंगे ताकि हमारी इकोनॉमी में पैसा आए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देंगे कि आप आइए हमारी कंट्री में इन्वेस्ट कीजिए। एक ये हाँ, होगा। एक ये भी चीज हो सकती है, जिसे अगर मान लो पैसा फ्लो नहीं हो रहा है, तो गवर्नमेंट आरबीआई को ऑर्डर दे सकती है फॉर प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी। क्या मनी फ्लो, लेकिन मनी। वो आरबीआई तो वर्ल्ड बैंक के डिसीजन पे चलेगी ना, उसके विदाउट तो वो कर ही नहीं सकती हाँ बट प्रिंट अगर जैसे एक्सेस। इंडिया, हाँ अगर जैसे इंडियन गवर्नमेंट, जैसे अभी नोटबंदी हुई थी, जब डिमोनेटाइजेशन हाँ, हुआ था, तो ऑब्वियसली इनको नए नोट्स प्रिंट करने थे। अब जब हाँ, अब इनको ये थोड़ी ना पता था कि एक्चुअली इनको एग्जैक्टली ये तो पता नहीं था कि कितना पैसा, जैसे 500 या 1000 के रुपीस के नोट्स डिमोनेटाइज बंद हो गए थे। तो इनको ये तो पता नहीं था कि कितनी अमाउंट का पैसा एक तरह से लोगों ने वो करके रखा था, क्योंकि बहुत लोगों के पास बच भी गए थे। मतलब जब टाइम हाँ। एक्सपायर हो गया था उसके बाद बच भी गए थे लोगों के पास 500 1000 के नोट्स। तो तब वो फेक, फेंकना ही होगा वो। गवर्नमेंट को एग्जैक्टली एक्चुअल अमाउंट तो पता नहीं चला था कि यार इतने करोड़ रुपीस लोगों ने सेव करके रखे थे अपने पास, तो हमको उतने करेंसी प्रिंट करनी चाहिए। उनको करेंसी तो पहले ही प्रिंट करके रखनी थी, क्योंकि उनको वो अगर पैसे का फ्लो रोक देते तो हालत खराब हो जाती। पैसे का फ्लो तो चलाना ही था। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि या तो आप 500 1000 के नोट्स जो अपने बैंक में डिपॉजिट करो, या कहीं ना कहीं खर्चा करो, आपके पास हम टाइम लिमिट दे रहे हैं आपको। 8 नवंबर को हुआ था मेरे ख्याल से, 31 दिसंबर तक का टाइम था लोगों के पास, कि आप या तो इन्वेस्ट करो, कहीं ना कहीं आप खर्चा। लोगों ने खर्चा करना, लोगों ने क्या किया था, लोगों ने गोल्ड खरीदना शुरू कर दिया था, लोगों ने बैंक्स में पैसा सेव करना शुरू कर दिया था। गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन भी दिया था जब वो आया था, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, गवर्नमेंट ने फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया था कि जैसे ये आपकी ब्लैक मनी है, दुनिया जानती है कि अगर आप 500 1000 के नोट अगर आपके पास घर पे पड़े, तो आप यहाँ तो बैंक्स में सेव करोगे या इन्वेस्ट करोगे। तो आप कुछ भी करते हो तो एक तरह से आपने अपनी ब्लैक मनी बाहर निकाली है। आपने ये सेव करके हाँ, रखा था, आपने एक तरह से पैसा दबा के रखा था, जो आपने पैसा बाहर निकाला है। अब हाँ, गवर्नमेंट ने इनको ऑप्शन दिया था, जितने भी लोग थे, गवर्नमेंट ने एक ऑप्शन दिया था कि अगर आप टैक्सेशन पर्पस के लिए इसे, जो आपने इनकम जो 500 1000 के फॉर्म में आपकी इनकम जो आपने सेव अलग से करके रखी थी, अगर आप इसको ट्रूली एंड फुल्ली डिस्क्लोज कर देते हो, ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर कर देते हो, अगर आप इसका अपने रिटर्न्स में या फिर अपनी इनकम में अगले साल जो आप रिटर्न फाइलिंग करोगे, अगर आप इसका फुल एंड ट्रू डिस्क्लोजर कर देते हो, तो हम आपको टैक्स बेनिफिट देंगे। देखो जनरली जो होता है, जनरली अगर आपके पास इनकम टैक्स ऐसा बोलता है, अगर आपके पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, अगर आपके पास अनडिस्क्लोज्ड इनकम पाई गई, जिसका आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इनकम कहाँ से जनरेट हुई, आपके पास कोई वैलिड प्रूफ नहीं है, कोई वैलिड रीजन नहीं है, कोई वैलिड एविडेंस नहीं है कि ये इनकम कहाँ से जनरेट हुई, तो गवर्नमेंट उस पे सीधा सीधा गवर्नमेंट उस पे सीधा सीधा 78% टैक्स लेती है। 78%। उस पर जो ब्लैक मनी मिला है जो आपने अनडिस्क्लोज कर, जो आपने इनकम दिखाई नहीं है, अगर वो उस पर भी गवर्नमेंट, वो लगाते क्योंकि हैं इंटरेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत सारी इनकम सेव करके रखी है, मैंने पैसा दबा के रखा है अपने बेड के नीचे दबा के रखा है, अलमीरा में दबा के रखा है, मैंने पता नहीं कहाँ का अपना पैसा दबा के रखा है। गवर्नमेंट को कहीं से भी, किसी के भी थ्रू गवर्नमेंट को अगर ये
भनक लगी या किसी ने जाके गवर्नमेंट के सामने एक एविडेंस के फॉर्म में बता दिया कि यार इसके पास बहुत पैसा है, किसी भी तरह से, और गवर्नमेंट, जैसे मान लो मेरे घर पे छापा पड़ा, मेरे घर पे रेड पड़ी, अब गवर्नमेंट मेरे से एक्सप्लेनेशन मांगेगी, और जब वो रेड करते हैं तो वो रेड के फॉर्म में पूरा घर सील कर देते हैं। अब मेरे हाँ घर पे जब रेड पड़ी, तो रेड जो भी उनको मनी मिलेगा, जो भी उनको पैसा मिलेगा, जो भी गोल्ड ज्वेलरी कुछ भी मिलेगा उनको, वो मेरे से पहले तो अपॉर्चुनिटी, वो मेरे को पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे। जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बोलते हैं, वो मेरे को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देंगे कि आप एक्सप्लेन करो कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, और चलो हाँ, आया बिल तो आया, बिल आपने अपनी डिस्क्लोज इनकम में वही डिस्क्लोज क्यों नहीं किया है? वही। मैंने अगर एक्सप्लेनेशन ऑफर कर दिया तो ठीक है, एक्सप्लेनेशन ऑफर नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ भी जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल बिना हाथ पांव के जवाब दे रहा हूँ मैं, तो वो गवर्नमेंट उस पर सीधा सीधा 78% टैक्स मुझसे लेगी। 78% टैक्स, उस अमाउंट का 78% इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस मुझसे ले जाएगी। तो गवर्नमेंट ने इनको एक ऑप्शन दिया था, जो भी डीमोनेटाइजेशन के टाइम की, अगर आप अपनी मनी डिस्क्लोज कर देते हो, ट्रूली एंड फुली डिस्क्लोज कर देते हो, तो हम आपसे शायद मेरे ख्याल से, जहां तक मेरे को याद है, 45% बोला था गवर्नमेंट ने कि हम 45% टैक्स लेंगे आपसे। 45 या 30 था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। 30 या 45% गवर्नमेंट ने बोला था कि हम आपसे टैक्स लेंगे, अगर आप ट्रू एंड फुल डिस्क्लोजर कर देते हो तो गवर्नमेंट ने एक तरह से लोगों को अपॉर्चुनिटी दी कि आप खुद से आओ और बताओ कि हाँ हमारे पास इतना पैसा था, हमने डिस्क्लोज नहीं किया था, अब हम डिस्क्लोज कर रहे हैं। तो उससे होगा क्या, उससे मनी फ्लो बढ़ेगा। गवर्नमेंट का एक तरह से डिमोनेटाइजेशन करने का रीजन ये था कि मनी फ्लो वापस, मतलब मनी, जो पैसा लोगों ने एक तरह से अंदर करके रखा है, वो पैसा फ्लो में आए। लोगों ने हाँ डिमोनेटाइजेशन को गलत वे में ले लिया। लोगों को लगा वही। डिमोनेटाइजेशन वाज अ डिजास्टर। लोगों को ऐसा लगा, डिजास्टर उनके लिए इसलिए था क्योंकि उनका पैसा बाहर आया, लेकिन गवर्नमेंट का मुद्दा अब ये नहीं था कि जैसे अब जिन लोगों ने ऑनेस्टली टैक्सेस पे किए, जिन लोगों ने सब कुछ अपना ब्लैक मनी नहीं रखा, उनके लिए तो बहुत इजी था ये डिमोनेटाइजेशन, बिकॉज उनके पास वही मनी उनको एक्सचेंज करना था जो उन्हें दिखाया है। उनके पास लेकिन जिनके कोई पास इशू भी नहीं थी। अनडिस्क्लोज्ड इनकम, जिनके पास पैसा ही पैसा रखा हुआ है घर में, उन्होंने कहीं ना कहीं, हर कहीं उन्होंने दबा के रखा है उस पैसे को, हाँ तो उनके लिए ये एक तरह से डिजास्टर था डिमोनेटाइजेशन। तो बेसिकली गवर्नमेंट का वो जो मेन मोटिव था, गवर्नमेंट का मेन मोटिव था पैसे का फ्लो बढ़ाना। हाँ। तो क्योंकि पैसे का, इंजेक्शन। अगर, हाँ, इंजेक्शन, अगर पैसे का फ्लो रुक जाएगा तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। अगर पैसे का फ्लो रुक जाएगा, अगर पैसे का फ्लो रुक रहा है मतलब डिमांड ही नहीं बन रही, मतलब मार्केट में डिमांड ही नहीं है। पैसे का फ्लो रुका अच्छा हुआ है हाँ। मतलब मार्केट में डिमांड नहीं है, डिमांड नहीं है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? हाँ, तो सप्लायर्स भी तो फिर कम सप्लाई करेंगे ना फिर हाई वही, हाँ, प्राइसेस पे। हाँ, तो इसलिए ही, अब जैसे कोविड था, कुछ चीजें मिल ही नहीं रही थी कोविड में, लोगों ने डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल रेट पे भी खरीदी, ब्लैक क्योंकि पैसे का मार्केटिंग। फ्लो ही नहीं था। तो इसलिए ही गवर्नमेंट गवर्नमेंट हमेशा कार्टेल भी चाहेगी तो कि कार्टेल भी तो बहुत बने थे कोविड टाइम में, जैसे काफी, जो भी सैनिटाइजर और ये सब वाली जो कंपनीज थी, इन लोगों ने जानबूझ के होर्ड किए गुड्स को, बिकॉज दे नो कि फ्यूचर में इनकी प्राइसेस बढ़नी है। तो इससे अच्छा तो फ्यूचर में बेचो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्राइसेस के साथ, रादर देन अभी बेचो नॉमिनल प्राइसेस के साथ। वही गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कि मनी फ्लो बना रहे। लेकिन जो हाउस होल्ड सेक्टर हाँ वाले, अगर मैं इंडियन इंडियन सिनेरियो की बात करूं अभी प्रेजेंटली, गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कि इन्वेस्टमेंट, मनी फ्लो चलता रहे, क्योंकि उनको तो टैक्सेस मिलेगा, उनको टैक्सेस से मतलब है। अगर मनी हाँ, फ्लो ज्यादा रहेगा तो उनको टैक्सेस मिलेंगे। तो गवर्नमेंट हमेशा चाहेगी कि मनी फ्लो चलता रहे, लेकिन हाउस होल्ड सेक्टर क्या करेगा? हाउस होल्ड सेक्टर हमेशा लीकेज करेगा, सेव करने की कोशिश करेगा। क्योंकि उनको यार, हाउस होल्ड सेक्टर को अपनी फ्यूचर अनसर्टिनिटीज देखनी है, और गवर्नमेंट हाँ सेक्टर को मनी फ्लो चाहिए ताकि उनके पास टैक्सेस आए। आज भी इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, जितनी भी इंडिया की पॉपुलेशन, एग्जैक्टली सेंसस तो आइडिया नहीं है, 135 140 करोड़ जितनी भी पॉपुलेशन है आज इंडिया की, हाँ हाँ। स्टिल स्टिल देयर आर ओनली, अप्रोक्सीमेटली देयर आर ओनली 5% टैक्स पेयर्स, ओनली 5%। अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट फिगर तो 5% से कम ही है, मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ 5%। मतलब अगर अब मैं मोटा मोटा मानूं, 140 करोड़ मानूं अगर मैं, तो आउट ऑफ 140 करोड़ ओनली 7 करोड़ पीपल पे टैक्सेस। वही। मतलब अगर सिर्फ 7 करोड़ लोग टैक्स पे कर रहे हैं, इतना टैक्स जनरेट हो रहा है, तो 140 में से अगर आधे 70 करोड़ लोग भी पे करना शुरू कर दें टैक्स, तो कितना इनकम, कितना पैसा जनरेट होगा गवर्नमेंट के पास? वही।
तो बस इसलिए लोगों ने सेव कर करके लीकेज कर दिया है, पैसे का फ्लो रोक दिया है कि पैसे का फ्लो जैसे जैसे चलेगा गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट अचीव होगा, ये जो लिखा हुआ है S+T+M इज इक्वल टू I+G+X इन अ 4 सेक्टर इकोनॉमी। तो दिस वाज इट फ्रॉम दिस चैप्टर। इससे तो फिर से डिमोनेटाइजेशन कर देना चाहिए, 2-2 साल में करना ही चाहिए फिर तो, यार जिससे कि डिमोनेटाइजेशन मनी अगर फ्लो ना रहे। डिमोनेटाइजेशन अगर डिमोनेटाइजेशन बार बार करेंगे ना तो इससे क्या होगा, फिर पब्लिक फिर इनको ये भी ध्यान देना है कि हमको वोट मिले। हाँ अब अगर फिर डिमोनेटाइजेशन कर देते हैं ये, तो पब्लिक सोचेगी कि यार ये बार बार मतलब एक तरह से ये तो पब्लिक वेलफेयर की जगह है, तो पब्लिक को परेशान कर रहे हैं। हाँ, वो भी हो जाएगा। तो इनको अपनी वोटिंग अपने वोट्स को भी ध्यान में रखते हुए बार बार डिमोनेटाइजेशन कर, जैसे अभी बीच में मेरे ख्याल से प्री कोविड ये खबर आई थी कि शायद गवर्नमेंट प्लान कर रही है टू, ये खबर आई थी, पता नहीं ये फेक खबर तो फेक ही थी, पर पता नहीं कहाँ से ये खबर आई थी, गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डिमोनेटाइज 2000 रुपीज नोट। अच्छा। फेक खबर थी ये, पर खबर आई थी तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, लोगों ने ना, जैसे अगर किसी को पेमेंट करनी है, जैसे अगर मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे को किसी को पेमेंट करनी है, तो लोग छोटे छोटे नोट नहीं, लोग 2-2 हजार के नोट निकाल रहे थे कि यार हमारे यहाँ से हाँ, हमारी जेब से तो जाए 2-2 हजार के नोट, अगर बंद हो गए तो फिर वही। क्या करेंगे हम उन नोट्स का। फेक खबर थी वो। बट बट लोगों ने मान के अपना मनी फ्लो बढ़ाया उससे। हाँ, तो मतलब इंडिया इंडिया में ऐसा है कि जब तक आपको, मतलब इंडिया में जब तक आपको कोई झटका नहीं देगा, कोई शॉक नहीं देगा, तब तक आप कुछ नहीं करोगे। हाँ, डिमोनेटाइजेशन किया लोगों ने, लोग लाइन में लगे, जो लोग गवर्नमेंट को गालियां देते थे, गालियां उन्होंने बाद में गालियां देना शुरू करी गवर्नमेंट को। जो लोग बैंक आज तक जाते नहीं थे, बैंक की लाइनों में खड़े रहे वही। डिमोनेटाइजेशन। उसके अलावा गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे और भी कुछ स्टेप, जीएसटी जो आया सडनली, हाँ, टैक्सेशन रिजाइम पूरा चेंज, जितने भी टैक्सेस थे सब अबॉलिश हो गए, एक ही टैक्स जीएसटी। कितना अच्छा है लेकिन सर, ये मतलब एक ही, अब आपको सिर्फ एक ही टैक्स पे करना है, ना कि पहले इतने कंफ्यूजन सारे था, टैक्स। पहले वही टैक्स पे पहले टैक्स था। जैसे हाँ, जैसे मैं ऑब्वियसली मैं तो पढ़ चुका हूँ ये सब चीजें, इनडायरेक्ट टैक्सेस। वैट वैट और ये सब था पहले तो। पहले ऐसा था, पहले कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत बहुत था। कैस्केडिंग मतलब अगर जैसे मान लो इंटर स्टेट सप्लाई होती है, जैसे मैं महाराष्ट्र से अगर सप्लाई कर रहा हूँ एमपी में, तो पहले मैं उस पर सेंट्रल सेल्स टैक्स, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स पे कर रहा हूँ। फिर जब वो मेरे पास आ रहा है और मैं विद इन माई स्टेट बेच रहा हूँ, इंदौर से भोपाल या इंदौर से इंदौर में बेच रहा हूँ मैं उसको, तो उस पर वैट पे कर रहा उसमें हूँ। भी टैक्स। हाँ, अब मैं सीएसटी मतलब एक तरह से सीएसटी फिर वैट, टैक्स के ऊपर टैक्स लगा दिया मैंने। जीएसटी में ऐसा हाँ, नहीं होता है। जीएसटी में अगर आपने टैक्स पे किया तो उसका आपको बेनिफिट मिलता है, वो तो खैर टैक्सेशन का पार्ट है वो तो। अगर आपने टैक्स पे किया तो उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है, आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए हैं ताकि मनी फ्लो बढ़े, बहुत सारे स्टेप्स आज भी कोशिश करती है कि, पर उनको भी यार देखो, अगर वो स्टेप लेगी तो उनको कोई स्टेप सोच समझ के लेना पड़ेगा। उनको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि यार हमारे इलेक्शंस या हमको वोटिंग भी चाहिए फ्यूचर में, क्योंकि अगर इनका एक स्टेप इनको बहुत भारी पड़ सकता है, इनका कोई एक छोटा स्टेप इनको बहुत भारी पड़ सकता है। डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा स्टेप था, उसके बाद इलेक्शन में फिर भी यही गवर्नमेंट जीती जो अभी है। लोग भले डिमो जो जैसे अभी मेरे ख्याल से इलेक्शन 2019 में हुए थे लास्ट, 14-19, हाँ, हाँ 19 में हुए थे। और डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी इसके पहले ही हुआ था 2016 और 17। हाँ, हाँ, लोग बहुत परेशान हुए, लोगों ने गालियां दी, फिर भी 2019 में यही जीते, क्योंकि लोगों को लेट रियलाइजेशन हुआ कि नहीं यार, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी वाज अ गुड स्टेप। तो लेट रियलाइजेशन की वजह से वापस यही गवर्नमेंट आई। अब हो सकता है 2024 में क्या पता नहीं क्या हो, 2024 में हो सकता है गवर्नमेंट चेंज हो या हो सकता है यही रहे, क्योंकि अभी कोविड हो गया, कोविड में इन्होंने इतना वो किया, फ्री में वैक्सीन लगाई, पेट्रोल का रेट इतना ज्यादा है, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं, इनको जो भी स्टेप लेना है तो जो भी स्टेप लेना है इनको सोच समझ के लेना पड़ता है। अभी पेट्रोल का रेट इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, ये एक ही रीजन है, आपको बिकॉज जो जो इतने लोगों को फ्री में वैक्सीन लगी है, उसका खर्चा कहाँ से जाए, कहाँ से, कौन पे करेगा उसका खर्चा। तो उसका खर्चा कहीं ना हाँ, कहीं से टैक्सेस के फॉर्म में हमको ही पे करना पड़ेगा, पेट्रोल पे या गुड्स एंड सर्विसेज पे। अब जैसे जैसे ये जो मैंने बताया कि टैक्स रेट बढ़ रहा है, 5 से 12 हो रहा है, क्यों, नेसेसिटी पे 5 से 12 क्यों हो रहा है। गवर्नमेंट का इसके पास कोई कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा कि यार हम टैक्स रेट क्यों बढ़ा रहे हैं।
लेकिन इसका अगर मैं एक्सप्लेनेशन समझने की कोशिश करें हम, तो इसका एक्सप्लेनेशन एक ही बनता है कि अगर आपको फ्री में वैक्सीन लगाई तो कहीं ना कहीं से तो पैसे वसूल वसूल करेंगे ही सही। वही। बट सेम विद पेट्रोल। तो दिस वाज इट फ्रॉम नेशनल इनकम एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसमें जो भी आगे है, इसके बाद जो भी चैप्टर शुरू करना है उसकी पीडीएफ मैं जब भेज भी मैं, दूंगी सर। हाँ इस भले आज में या कल तक, कल सेम टाइम 1 PM। सर टेस्ट इसका फिर टेस्ट आप लोगे क्या कल? बिकॉज उसी फिर वो रिवाइज हो जाएगा साथ साथ में। ठीक है, एक बार अपन इसका काइंड ऑफ ओरल या फिर रिटर्न, मतलब रिटर्न में भी जैसे MS वर्ड पे मैंने लिख दिया या ऑप्शंस दे दिए उस टाइप से, हाँ हाँ। उस टाइप से कर लेंगे अपन। हमारे स्कूल में जैसे एक लाइक एक ये मेथड है जिससे कि रट जाए, मतलब क्यूमुलेटिव टेस्ट होते हैं ना, हाँ 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 जैसे चैप्टर 12, फिर चैप्टर 12 13, फिर 12 13 14, हाँ 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 हाँ, फिर 12 13 14 15, ताकि तो हाँ अब वो वैसा तो अपन नहीं कर सकते मेमोराइज हो बिकॉज जाए। हाँ, वैसा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा टाइम उसमें, बट कंस्ट्रेंट। एक एक टेस्ट ले सकते हैं। अब जैसे अब ये चैप्टर खत्म हो गया तो मैं इसका टेस्ट दे सकती हूँ जैसे। ठीक है, अपन कल थोड़ी थोड़ी देर ये कर लेंगे और थोड़ी देर जो अगला चैप्टर जो भी चालू करना होगा नया वो कर लेंगे। चैप्टर। हाँ। तो सर फिर मैं चैप्टर 12 का इमेज भेजूं, मतलब PDF भेजूं, या फिर 18 के बाद जो चैप्टर है उसका? जो भी आपको, जो भी हमको करना, जो भी आपको मतलब करना हो, जैसे 12 मेरे को चैप्टर के नाम एक सेकंड देखूं कौन क्या नाम है। बिकॉज चैप्टर 18 ना नेशनल इनकम वाले सेक्शन से मैंने भेजा है। तो फिर नेशनल इनकम ही कंटिन्यू करते हैं आगे, क्योंकि 19 और 20 भी मेरे ख्याल से नेशनल इनकम ही होगा, एक बार देख लेता हूँ। हाँ सेम है सर। 19 19 है नेशनल इनकम एग्रीगेट्स और 20 है मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। हाँ, तो मतलब हमारा ये पूरा सेक्शन 6 खत्म हो जाएगा जो कि नेशनल इनकम का सेक्शन है। ठीक है, फिर अपन नेशनल इनकम को ही, अगर नेशनल इनकम शुरू किया तो पहले अपन नेशनल इनकम ही कर लेते हैं। ठीक है सर, तो फिर मैं चैप्टर 19 और 20 का PDF भेज दूंगी। ठीक है। ओके सर। ओके। बाय सर, थैंक यू।